फर्स्ट चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इसमें जो है आपने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखना है। आपने ये देखना है कि जो बायोलॉजी है वो क्या होती है। पेपर में आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछी जा सकती है। सेपरेटली भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ बायो मीनिंग या व्हाट इज़ लॉजी मीनिंग MCQs में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो बायोलॉजी है उसकी मेजर डिवीजन्स कौन सी हैं। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है, इसकी डिवीजन्स अलहदा से और ब्रांचेस जो हैं वो अलहदा से हैं। तो जिसकी डिवीजन्स है मेजर वो 3 है, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर आपसे डिवीजन्स के बारे में पूछा जाए तो फिर आपने सिर्फ इन्हीं डिवीजन्स के बारे में ही बताना है। और अगर ब्रांचेस के बारे में पूछा जाए तो इसकी आपकी बुक में बहुत सी ब्रांचेस दी गई हैं, लेकिन अगर उन्होंने 3 या 4, 5, 6 जितनी ब्रांचेस के बारे में पूछा जाए तो आपने रैंडमली जो है उतनी ब्रांचेस का जो है लिख देना। अगर बाई नेम पूछा जाए कि फ़लाँ ब्रांचेस का बताएं तो फिर आपने जो है उनकी डिटेल जो है वो लिख देनी है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है कुरान एंड बायोलॉजी। तो डिफरेंट जो आयात हैं उनके साथ जो है वो बायोलॉजी जो है उसका लिंक जो है वो बताया गया है कि किस तरह से कुरान और बायोलॉजी आपस में लिंक करते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी आयत का जो तर्जमा है वो आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो ये आपने याद रखना है। जो नेक्स्ट टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपसे अलग-अलग भी पूछे जा सकते हैं। वैसे लाइक व्हाट इज़ सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर लेवल, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है राइट एंड नोट ऑन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। What is organelle and cell level, what is tissue level, what is organ and organ system level, what is individual level and what is population level, what is community level and what is biosphere level। तो ओवरऑल तो आप इतना लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अगर सभी लेवल पूछा जाए तो उसमें सभी राइट नहीं कर सकते। अगर सभी पूछा जाए तो आपने जस्ट उनके नेम्स लिख देने हैं, जितने भी लेवल 8 इधर मेंशन किए हुए हैं, 8 या 9 जितने भी, और उनकी जस्ट 2 लाइन्स में जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख देने हैं। लेकिन अगर आपसे अलग-अलग पूछा जाए तो फिर आपने जितने मार्क्स हैं, लाइक 2 मार्क्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उतनी ही डिटेल जो है वो लिखनी है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसमें जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें आपने बताना है कि जिस तरह से केमिस्ट्री और फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए टिपिकल फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं, इस तरह बायोलॉजी में भी प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करने के लिए स्पेशल फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें भी एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल मेथड। तो इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो आपने याद रखना है। ये पेपर में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन बायोलॉजिकल मेथड। तो इसके जितने भी स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो आपने याद करने हैं और उनको लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो आपने लिखना है। लाइक इन स्टेप्स के नेम्स हैं रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में अलग-अलग भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, व्हाट इज़ डिडक्शन और व्हाट इज़ हाउ वी कैन रिपोर्ट द रिजल्ट्स। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। तो इनका जो डिफरेंस है वो भी आपने याद रखना है। थ्योरी का, लॉ का और प्रिंसिपल का, कि थ्योरी क्या होती है, लॉ क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, लॉ या प्रिंसिपल क्या होता है। तो इनकी जो है वो आपसे डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती है। इस तरह इसके अलावा जो छोटे छोटे फिगर्स आपकी बुक में बताए गए होते हैं वो भी आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। अब जितना भी ऊपर बायोलॉजिकल मेथड में स्टेप बाय स्टेप डाटा कलेक्ट हुआ था उसको आपने ऑर्गेनाइज भी करना है और उसको एनालाइज भी करना है। तो इसके लिए भी जो प्रोसीजर यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं वो आपने जो है वो याद करने हैं, वो भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो भी आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी।
तो इसमें आपने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन याद करनी है कि जो बायोडाइवर्सिटी वो क्या है, कि बायोडाइवर्सिटी व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन याद रखनी है आपने। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से की गई है, उसके क्या मकासद थे इसको क्लासीफाई करने के, और उसके क्या एम्स थे, उसकी बेसिस क्या थी। तो ये आपसे चीज़ें लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है टैक्सोनॉमिक हिरार्की। तो ये जो एक सीक्वेंस दी गई है आपको, ये आपने इसी सीक्वेंस का तो उसको याद रखना है, लाइक फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो जब आपसे टैक्सोनॉमिक हिरार्की पूछा जाए तो आपने इसी सीक्वेंस को जो है वो फॉलो करना है, ताकि आप जो है उसको सही तरीके से स्टडी कर सकें। बेसिक मकसद क्लासिफिकेशन का यही था कि जो इतनी ज़्यादा रैंडम वैराइटीज़ जो है प्लांट्स और एनिमल्स की मौजूद हैं, उनको जो है वो क्लासीफाई किया जा सके जो सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स वाले हैं, ताकि बाद में जो है वो इतनी लार्ज वैराइटीज़ को स्टडी करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट है स्पीशीज़, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो स्पीशीज़ क्या है इसकी डेफिनेशन जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है। इसके अलावा जो 5 किंगडम सिस्टम है वो आपने देखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये एमसीक्यूज में आपने याद रखना है कि 1937 में ई चैटन ने दिया था, जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की टर्म दी थी। उसके बाद फिर 1967 ने रॉबर्ट विटकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बेसिकली जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किसने दिया था, रॉबर्ट विटकर ने, ये आपने याद रखना है। इसके बाद 1988 में मार्गलस एंड श्वास ने जो इस 5 किंगडम सिस्टम को विटकर के जो है वो मॉडिफाई किया था। तो जो 5 किंगडम सिस्टम है वो क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो 5 किंगडम्स हैं, लाइक मोनरा, प्रतिष्ठा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इन किंगडम्स के आपने नेम भी याद रखने हैं, इन पांचों की इनकी करैक्टरिस्टिक्स भी याद रखनी है। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट एंड नोट ऑन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर अलग भी पूछा जा सकता है, राइट एंड नोट ऑन किंगडम मोनरा, प्रतिष्ठा, फंजाई, प्लांटी या एनिमेलिया। तो ये जो है वो आपने इनकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स जो है याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसकी आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो क्या है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है ये किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, कैरलेस लीनियस ने। 17 उसकी जो डेट्स दी गई हैं ये भी आपने याद रखनी है। इसके पार्ट्स हैं आपने बताने हैं, 2 होते हैं, लाइक जीनस एंड स्पीशीज। जो पहला पार्ट होता है वो जीनस होता है, जो सेकंड पार्ट होता है वो स्पीशी होता है। जो पहला पार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जो सेकंड पार्ट होता है वो स्मॉल लेटर से। इसके अलावा इसके यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं नेमिंग की क्लासिफिकेशन के लिए। वो रूल्स जो है वो भी आपने याद रखना है कि लाइक जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं उनको इटैलिक में लिखा जाता है, और अगर उनको हैंड रिटन लिखना है तो फिर उसको अंडरलाइन करना है। जो पहला टर्म है जिसको जेनेरिक नाम कहते हैं कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जबकि जो स्पीशी है उसको कभी भी कैपिटल नहीं करते। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसका भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है। इसके अलावा साइंटिस्ट का भी पूछा जा सकता है, कौन से एमसीक्यूज ने ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, या फिर जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे डिटेल भी पूछा जा सकता है, राइट ए डिटेल नोट और बायनोमियल नोमेनक्लेचर की डिटेल पूछा जाए तो फिर आपने इसमें कम्प्लीटली साइंटिस्ट का भी बताना है जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके रूल्स जो हैं वो भी आपने बताने हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जो है जोन्स, सेल्स एंड टिश्यूज़। तो इसमें जोन्स टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, उनमें है सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। तो इसमें कौन कौन से जो सेलुलर स्ट्रक्चर हैं वो आपने बताने हैं कि इसमें सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल के अंदर आपने जो है वो ये चीज़ बतानी है कि जो सेल वॉल एनिमल्स में तो नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है, प्लांट्स में पाई जाती है, कितनी टाइप्स की होती हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है, इसके फंक्शन क्या है, और इसकी जो है वो आपने ये तीनों चीज़ें जो है वो बतानी है कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और इसकी पोजीशन बतानी है कि ये प्लांट्स में कहाँ पे होती है। नेक्स्ट इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपने बताना है कि
इसका क्या फंक्शन है, किस तरह से ये जो है प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जितने भी सेल के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको आपने याद करना है और उनके जो फंक्शन हैं वो भी बताने हैं। तो एक पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेलुलर स्ट्रक्चर है बाय नेम आपसे पूछा जा सकता है कि कोई से 2-3 जो है उनके जो है वो नेम आपको बताए जाएंगे। तो उनके जो आपने करैक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ या फंक्शन हैं वो बताने हैं। इसके अलावा जो डायग्राम आपको दी गई है एनिमल प्लांट सेल्स की, ये डायग्राम आपने जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज अगर आपसे डायग्राम पूछी जाएगी, आप लॉन्ग क्वेश्चन में वैसे भी लेबलिंग में पूछा जा सकता है, आपको डायग्राम दे दें कि इसको लेबल करें, तो फिर ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। ये पूछा जा सकता है आपसे कि साइटोप्लाज्म जो है उसका क्या फंक्शन है। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन क्या है, इसका फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है, इसकी कंपोजिशन पूछी जा सकती है। सेल ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस इन्वेलप क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, ये चीज़ें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए की एब्रीवेशन क्या होती है। तो ये चीज़ें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकती हैं और एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे जो फिगर्स होती हैं वो आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियस की जो डायग्राम दी गई है ये भी याद करनी है आपसे। अगर न्यूक्लियस पे कहें लॉन्ग क्वेश्चन में के पार्ट ए में या बीट पर राइट अबाउट न्यूक्लियस, तो आपने साथ में ये डायग्राम भी लास्ट में जो है वो ड्रा करनी है। नेक्स्ट राइबोसोम का पूछा जा सकता है कि राइबोसोम जो है क्या है, उनका फंक्शन क्या है, तो आपने जो है वो बताना है इसके बारे में। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का आपने बताना है कि ये सेल के पावर हाउसेज होते हैं और इनकी आपने थोड़ी सी कंपोजिशन भी बतानी है जो कि आपकी बुक में बताई गई है। नेक्स्ट प्लास्टिड्स पे पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन प्लास्टिड्स। इसमें बताना है आपने थाइलाकोइड्स क्या होता है, स्टोमा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, और बताना है कि ये जो है वो प्लांट सेल्स में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आपने बताना है। तो अगर आपसे वो डिटेल में पूछेंगे तो फिर आपने कंप्लीटली बताना है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर आपसे जौन सी टर्म पूछी जाएगी वो उसका बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी दोनों टाइप्स में आपने बताना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंस बताना है आपने। नेक्स्ट इज गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का आपने एमसीक्यूज में बताना है कि एक एमएलजी गोल्जी ने दिया था। इसमें सिस्टर्नी होते हैं, इसमें क्रिस्टी होते हैं, इसमें गोल्जी वेसिकल्स होते हैं। तो इस तरह की जो टर्म छोटी छोटी यूज़ की जाती हैं उसके बारे में भी आपने बताना है। जिसके अलावा ये टर्म आपको वैसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम का आपने याद रखना है कि ये क्रिश्चियन डीड आपने दिए थे और इनका जो है वो क्या फंक्शन है वो भी आपने बताना है लाइसोसोम्स का, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स का आपने बताना है कि एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं जो सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रोसोम क्या होते हैं उसके बारे में आपने बताना है। वैक्यूल्स जो है वो आपने बताना है कि प्लांट में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है लेकिन एनिमल सेल में छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स का फंक्शन आपने बताना है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने दरमियान में एक लाइन ड्रा करके दोनों साइडों पे जो है, एक साइड पे प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक साइड पे यूकैरियोटिक सेल्स का जो डिफरेंस है वो बताना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। तो इसमें आपने बताना है कि जो है डिफ्यूजन क्या होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन क्या होती है, ऑस्मोसिस क्या होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकते हैं। तो उसमें से आपने बताना है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, इनकी टाइप्स दी हुई हैं, उन तीनों का मेंशन जो है वो आपने करना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने बताना है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है कि किस तरह से जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो होती है। इसकी डिटेल पूछी जाएगी तो डिटेल बतानी है। डेफिनेशन पूछी जाए तो एंडोसाइटोसिस क्या होती है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस का आपस में क्या डिफरेंस है ये भी आपने बताना है। लाइक पिनोसाइटोसिस जो है वो ड्रिंकिंग है, सेलुलर डिंकिंग है, फेगोसाइटोसिस सेलुलर ईटिंग है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। जो एक्सोसाइटोसिस है वो आपसे पूछा जा सकता है कि जो एक्सोसाइटोसिस क्या है। सो दिस वाज अबाउट दिस chapter. Our next chapter is chapter number 5, cell cycle.
तो सेल साइकिल में जो है आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ सेल साइकिल, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आपने याद रखनी है। इसके अलावा इसके जो उन्होंने फेजेस दी गई हैं, लाइक G1 फेज़ है, S फेज़ है, G2 फेज़ है, तो ये भी आपने याद रखने हैं। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ S फेज़, G1 फेज़, G2 फेज़, G0 फेज़। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइटोसिस। तो माइटोसिस की डेफिनेशन जो है वो आपने याद करनी है। उसकी जो फेजेस हैं वो आपने बतानी है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, ये शॉर्टकट में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ कैरियोकाइनेसिस। तो इसकी जो फेजेस हैं इसको याद करने के लिए आपके पास एक की है पी मैट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है प्रोफेज। तो प्रोफेज में आपने जो इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक इसमें स्पिंडल्स फॉर्मेशन है या जो है, तो इसकी जितनी भी मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने बतानी है। अगर आपसे एक ही पेपर में पूछा जाए कि व्हाट इज़ माइटोसिस, राइट एंड नोट ऑन प्रोफेज, तो फिर आपने इसकी जितनी भी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी हुई है वो बतानी है। नेक्स्ट इज़ मेटाफेज। तो मेटाफेज प्लेट की जो खूसियत ये है कि इसमें मेटाफेज की खूसियत ये है कि इसमें मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन होती है, तो ये आपने याद रखना है। एनाफेज, एनाफेज में एना मीन सेपरेट। एनाफेज में ये होता है कि जो होमोक्रोमस क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये इसकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है। तो जितने भी यहाँ पे फेजेस आपने मेंशन करनी है उनकी करेक्टरिस्टिक्स को भी साथ साथ मेंशन करना है। टीलोफेज में क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स हैं वो अपने पॉल्स की तरफ चले जाते हैं। टीलो मीन्स मतलब किनारों पे चले जाते हैं। नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की भी आपने डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है कि जो साइटोकाइनेसिस जो है वो क्या होती है। साइटोकाइनेसिस जो है उसकी जो बीच में उन्होंने टर्म्स यूज़ की गई हैं, लाइक फ्रेगमोप्लास्ट, इसके बारे में आपने याद करना है, बताना है। नेक्स्ट है कि जो माइटोसिस है उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस आपने याद रखनी है कि किस तरह से इसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है, कि इंडिविजुअल से रिप्लेसमेंट किस तरह से हो सकती है, सेल की रीजनरेशन जो है वो क्या होती है। कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि अपने बॉडी के पार्ट को, लाइक सी स्टार है, अगर उनमें कट हो जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा, उनके सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल है। तो ये जो है उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है मियोसिस। मियोसिस की आपने डेफिनेशन याद करनी है। मियोसिस की फेजेस जो दी गई हैं वो आपने बतानी है, लाइक मियोसिस 1, इसकी करेक्टरिस्टिक आपने बतानी है। प्रोफेज 1, इसमें जो उनसे उन्होंने टर्म्स यूज़ किए हैं, लाइक सिनैप्सिस है, टेट्रॉड है, बाइवेलेंट है, कैस्मेटा है, क्रॉसिंग ओवर है। ये टर्म्स जो हैं वो आपने याद करनी है। इन टर्म्स के बारे में आपने हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे क्यों में पूछा जा सकता है। उसके बाद मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टीलोफेज 1 है, इंटरकाइनेसिस। टीलोफेज 1 के अंदर जो आपको दी गई है टर्म इंटरकाइनेसिस, और इंटरफेज 2 जो है उसकी करेक्टरिस्टिक है टीलोफेज 1 की। तो जो इसमें मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने बतानी है, और साथ में आपने इनके डायग्राम जो है वो भी लास्ट में ड्रा करनी है। अगर लो क्वेश्चन में आपसे किसी भी एक फेज़ के बारे में डेफिनेशन के साथ पूछा जाए, माइटोसिस या मियोसिस की, और उनके किसी एक फेज़ के बारे में पूछा जाए, तो कौन सी फेज़ के बारे में पूछा जाए उसके आपने साथ में जो डायग्राम है वो भी लास्ट में ड्रा करनी है, बिकॉज ये आपकी बुक में दी गई हैं। तो आपने फिर उनके जो डायग्राम्स हैं वो भी लास्ट में ड्रा करने हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है कंपैरिजन बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। तो इसका जो है वो डायग्राम के जरिए से जो कंपैरिजन है वो दिया गया है। तो आपने भी अगर आपसे पूछा जाए कंपैरिजन का, तो इसी तरह से डायग्राम के ज़रिए से ही शो करना है। तो ये डायग्राम के ज़रिए से आपको एक कंप्लीट कंपैरिजन जो है वो नज़र आ रहा है। सो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 6, एंजाइम्स। तो इसमें आपने बताना है कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम्स की डेफिनेशन आपने बतानी है। इसके अलावा बायोकैटलिस्ट हैं वो क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट की डेफिनेशन याद करनी है। प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन याद करनी है। व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है। इंट्रासेलुलर एंजाइम और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का डिफरेंस जो है वो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है।
लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है। इसके अलावा MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है। लाइक इन 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विन हेल्मक्यूने ने जो है सबसे पहले एंजाइम की टर्म जो है वो यूज़ की। तो जो एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। एक्टिव साइट क्या होती है, व्हाट आर द इनहिबिटर्स, व्हाट आर द एक्टिवेटर्स, व्हाट आर द कोफैक्टर्स, व्हाट इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप, व्हाट इज़ कोएंजाइम। इनके डिफरेंस जो है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा तो इन टर्म्स के नेम्स जो हैं वो पूछे जाएंगे, तो आपने उसकी जस्ट डेफिनेशन बतानी है। तो MCQs में आपसे ये पूछा जा सकता है कि साइंटिस्ट ने दिया था, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पूछी जा सकती हैं। तो इन एंजाइम्स की जोन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा जोन सा एंजाइम के एक्शन का मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म जो है वो आपने याद रखना है। उनका मैकेनिज़्म क्या है एंजाइम के एक्शन का, वो किस तरह से जो है वर्क करते हैं। लाइक हमारे पास जो एक क्या होता है, हमारे पास एंजाइम होता है और एक सबस्ट्रेट होता है, और वो मिलके क्या बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, जो बाद में टूट जाता है एंजाइम और प्रोडक्ट्स में। तो इनके जो मैकेनिज़्म है इसमें हमारे पास जो है जो मॉडल दिए हुए हैं लाइक लॉक एंड की मॉडल है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लॉक एंड की मॉडल। तो फिर आपने इसमें बताना है कि जिस तरह से एक स्पेसिफिक लॉक को खोल सकती है, इस तरह से एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड कर सकता है। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो लॉक एंड की मॉडल है वो किसने प्रेजेंट किया था, तो वो एमिल फिशर ने दिया था इन 1894 में। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल है वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वो किसने दिया था, डैनियल कोशलैंड ने दिया था। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो क्या था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल के ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए इसका मैकेनिज्म, तो फिर आपने कंप्लीट डिटेल लिखनी है। लेकिन अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो फिर आपसे जितना पूछा जाए आपने जस्ट उतना ही 2 मार्क्स का जो आंसर है वो लिखना है। आपने ज़्यादा जो इसकी डिटेल है वो नहीं लिखनी है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। तो चैप्टर नंबर 7 में आपने ये बताना है कि जो से टॉपिक्स आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। तो इनकी अगर आपसे कंप्लीट डिटेल पूछी जाए तो आपने ये जो डायग्राम यहाँ पे दी है विद डायग्राम आपने इसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर आपसे जस्ट ये पूछा जाए व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन, तो आपने जस्ट फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और साथ साथ एक एग्जाम्पल जो है वो आपने देनी है। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है ATP द सेल्स एनर्जी करेंसी। तो आपने इसमें बताना है कि ATP जो है वो क्या होता है। ATP का इधर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपकी बुक में वो आपने जो है साथ में लाजमी ड्रॉ करना है। ATP की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने बतानी है कि ये किस तरह से सेल्स की एनर्जी करेंसी के तौर पे वर्क करती है। इसके अंदर जो एडेनिन अमीनो एसिड पाया जाता है, राइबोस शुगर पाई जाती हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं। आपने बताना है कि एक फॉस्फेट ग्रुप के टूटने से 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और जितनी दफ़ा फॉस्फेट टूटना है हर दफ़ा इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ही जो है वो रिलीज़ होती है। और जब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ने ATP में कन्वर्ट होना होता है तो तब भी उनको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो आपने बताना है किस तरह से ये जो हाई एनर्जी सोर्स जो है वो ATP है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का आपने बताना है कि जो फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होती है, इसकी इक्वेशन जो है वो आपने बतानी है। फोटोसिंथेसिस इसको बताना है कि इसमें से जो प्लांट्स के जो है वो लीव्स के अंदर इसकी वर्किंग होती है, इसका जो है वो मैकेनिज़्म भी आपने बताना है फोटोसिंथेसिस का कि उसके किस तरह से जो है वो फोटोसिंथेसिस इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के ज़रिए से जो है वो
कंटिन्यू होती है। तो इसका जो मैकेनिज्म आपने बताना है। लाइट रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, व्हाट आर द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की जो समरी आपकी बुक में दी गई है वो आपने बतानी है विद डायग्राम। जो जी स्कीम दी गई है, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ जी स्कीम। तो अभी आपने लाइट रिएक्शन के बारे में बताना है। लाइट रिएक्शन में कितने ATP पर रिड्यूस होते हैं, और इसके स्टेप्स भी आपने लिखने हैं जो आपकी बुक में बताए गए हैं, और उसकी जो डायग्राम है वो भी आपने जो है वो बतानी है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की भी आपसे डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती है। डार्क रिएक्शन का अगर आपसे प्रोसीजर पूछा जाए तो भी आपने विद डायग्राम जो है वो आपने बताना है। MCQs में आपसे पूछा जा सकता है ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, इसमें कितने ATP पर रिड्यूस होते हैं, इसके में कौन कौन से जो प्रोडक्ट, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कंज्यूम हो रही हैं, और इसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या है। तो ये चीज़ें जो है आपसे डार्क रिएक्शन में जो है वो पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है रेस्पिरेशन। इसमें रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो दोनों इंक्लूडेड है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने जो बताना है ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है विदाउट ऑक्सीजन हो रही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के आगे फर्दर टाइप्स हैं अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये जितनी भी चीज़ें आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं वो आपने जो है वो सारी जो है वो बतानी है, और इस तरह से इनको याद करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में जो से टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड है उसमें है कि जो फूड के कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन फूड के, वो कौन कौन से जो है वो इंक्लूडेड है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं। इसमें आपने बताना है कि जो है कार्बोहाइड्रेट्स पर ग्राम कितनी एनर्जी कंटेन करता है। लाइक 4 किलो कैलोरीज है। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं ये आपने बताना है। इसी तरह लिपिड्स जो है इसमें आपने बताना है कि उसकी कंपोजिशन क्या है, कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। लिपिड्स के जो टाइप्स हैं वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हैं। इसमें जो है 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है वो ये कंटेन करते हैं। फिर प्रोटीन का भी आपने बताना है कि जो प्रोटीन है इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। प्रोटीन जो है वो कितनी कैलोरीज पर ग्राम कंटेन करती हैं। मिनरल्स जो है उनकी टाइप्स आपसे पूछी जा सकती हैं। व्हाट आर द मेजर मिनरल्स या व्हाट आर द ट्रेस मिनरल्स, इनका डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से जो है ये आपसे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। वाइटामिन्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि वाइटामिन्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनकी जो है वो क्या जो है इसके फंक्शंस हैं वाइटामिन्स के। लाइक विटामिन ए है, इसका आपकी बॉडी में क्या फंक्शन है, क्या आपकी बॉडी को बेनिफिट है, इसके बगैर आपकी बॉडी कौन सी डेफिशिएंसीज का शिकार हो सकती हैं। तो जो सी टर्म यूज़ हुई हैं लाइक रोडोप्सिन है, ऑप्सिन है, इनका आपने बताना है कि ये क्या होते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो क्या होती है, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। इसका आपने जो फंक्शन बताना है, कोलेजन का बताना है, ये वाउंड सी हीलिंग के लिए जो है ज़रूरी है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो सकती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो विटामिन डी है इसकी डेफिशिएंसी से रिकट्स और ऑस्टियोमैलाशिया जो है वो हो सकता है। तो इस तरह की जितने भी विटामिन्स की डेफिशिएंसीज़ हैं इसके बारे में भी आपने जो है वो बताना है। इसके अलावा जो वाटर और डाइटरी फाइबर का आपकी बॉडी में रोल है, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर इन आवर बॉडी में। जो नेक्स्ट टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन। तो ये आपने कम्प्लीटली याद रखना है कि जो ह्यूमन में डाइजेशन है वो एलिमेंट्री कनाल में होती है, जो कि ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। इसमें आपने बताना है कि ओरल कैविटी के फंक्शन क्या है, लाइक सिलेक्शन, ग्राइंडिंग एंड पार्शियल डाइजेशन है। इसमें आपने बताना है कि फेरेंक्स और इसोफेगस में किस तरह से वर्किंग होती है फूड की।
फेरेंक्स और एसोफेगस में फूड की किस तरह से वर्किंग होती है। पेरिस्टालसिस जो है वो क्या होती है। स्टमक जो है उसका क्या फंक्शन है। स्टमक का जो है वो कार्डियक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन होता है, और इसमें कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हैं, और इसमें जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपने इसमें से याद करनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, लाइक कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी जो है इसके पार्ट्स हैं, लाइक ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम है। इसके अंदर कौन सी सिक्रीशंस होती हैं। ड्यूडिनम के अंदर लाइक बाइल है, पैंक्रियाटिक जूस है और इंटेस्टिनल जूस है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका आपने फंक्शन बताना है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डेफिकेशन। फीसिस क्या होते हैं, फीसिस के बारे में आपने बताना है। फिर जो लिवर का रोल है वो आपने बताना है, किस तरह से ये डिटॉक्सीफाई करता है। गॉल ब्लैडर जो है इसका क्या फंक्शन है। डीएमाइनेशन क्या होती है, एमल्सिफिकेशन क्या होता है, फिब्रिनोजिन क्या होती है। तो जितनी टर्म्स जो यूज़ की गई हैं इनके फंक्शंस जो हैं वो आपने बताने हैं। द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक इज़ ट्रांसपोर्ट। तो इसमें चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट, इसमें जो से टॉपिक आपकी बुक्स में इंक्लूडेड है उनमें है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में आपने जो उसका जो भी प्रोसीजर है वो आपने याद करना है। फिर वाटर एंड आयन अपटेक, इसमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ कौन से होते हैं, लाइक जाइलम और फ्लोएम। ये किस तरह से इनके फंक्शंस क्या है। पेरिसाइकिल क्या होती है, एंडोडर्मिस क्या होती है, कोर्टेक्स क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, रोटर्स क्या होते हैं। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे इनके जो फंक्शंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो आपने जो है वो बताने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है ट्रांसपायरेशंस। तो इसमें आपने बताना है कि ट्रांसपायरेशंस जो है लेंटिसेल्स क्या होती हैं, उनके थ्रू होती है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कौन सी होती है, इनका क्या डिफरेंस है आपस में। ट्रांसपायरेशन में किस तरह से वर्किंग होती है। उसके अलावा से जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो किस तरह से होती है। जो स्टोमेटा जो है इसमें गॉड सेल्स होती है, किस तरह इसमें वाटर आयंस वगैरह एंटर होते हैं तो ये टर्जिड हो जाते हैं, और जब रिमूव हो जाते हैं तो ये फ्लेक्स्ड हो जाते हैं और फिर से बंद हो जाते हैं। इस तरह वाटर आयंस की कंसंट्रेशन और जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग भी इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में इससे अगर आपसे डिटेल पूछा जाए तो फिर आपने जो है उसकी कंप्लीट जो है डिटेल जो है वो बतानी है। इसके अलावा जो है आपने जो है इसकी सिग्निफिकेंस भी बतानी है। ट्रांसपायरेशन की केस की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके जो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो इसमें कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी क्या है, ये थ्योरी आपने याद रखनी है। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन पूल जो है वो क्या है, तो ये आपसे पूछा जाए तो इसकी कंप्लीट डिटेल आपने बतानी है। वाटर के बाद फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि जो फूड की ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से होती है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म क्या है। म्यूचुअल सेल्स जो हैं वहाँ पे किस तरह से वर्किंग होती है। रेस्पिरेशन इसमें किस तरह से होती है। प्लांट्स में लीव्स में किस तरह से फूड्स तैयार होती है। सोर्स और सिंक का डिफरेंस आपसे जो है पूछा जा सकता है, लेकिन अगर डिटेल आपसे पूछी जाए तो फिर जितनी डिटेल आपकी बुक में दी है ये आपने कम्प्लीटली बतानी है। और कोशिश किया करेंगे जिसकी भी डायग्राम दी होती है उसका आप लाजमी ड्रॉ किया करें, बिकॉज उसके मार्क्स होते हैं। अगर आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर उसका मार्क्स भी जो है कट जाएंगे। फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट ह्यूमन्स के अंदर ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से होती है। लाइक ब्लड है, ब्लड के थ्रू होती है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड की रनिंग करता है, और इसकी जितनी भी परसेंटेज आपको दी गई है वो अपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। लाइक ह्यूमन बॉडी में टोटल 5 लीटर जो है वो ब्लड होता है। फिर ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड सेल्स कौन से होते हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो कितनी होती हैं ब्लड में। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो इनके जो अल्टरनेटिव नेम्स हैं वो आपने याद रखनी है, इनकी परसेंटेज याद रखनी है, कितनी बॉडी के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनके ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो है ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, यूसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, ड्यूटी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो इनकी जो कंपोजिशन है वो भी आपने साथ साथ याद करते जाने हैं, और इनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं और उनके फंक्शन हैं वो भी याद रखने हैं। लाइक ग्रेनुलोसाइट्स का क्या फंक्शन है, वाइट सेल्स का क्या फंक्शन है। इसके अलावा एमसीक्यूज़ में इस तरह की टर्म्स आपने याद रखनी है। लाइक प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, और जो है वो ये बोन मैरो के फ्रैगमेंट्स हैं जिनको कहते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में कितने होते हैं,
इसके अंदर तकरीबन जो है वो 2.5 लाख प्लेटलेट्स जो हैं वो होते हैं और इनका लाइफ स्पैन कितना होता है 7 to 8 डेज़। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे नोट पूछा जाए तब आपने बताना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो फिर आपने जो है वो कम्प्लीटली इसकी जो डिटेल है वो बतानी है। ब्लड का पूछा जाए तो उसके तीनों पार्ट्स लिखने हैं, लहदा पूछा जाए तो फिर जितना पूछा जाए आपने उतना जो है वो बताना है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट जो है आपने बताना है कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, लाइक इसके 4 पार्ट्स होते हैं। फिर उसने बताना है कि उनमें वॉल्स होते हैं, उन वॉल्स के आपने नेम्स बताने हैं, उनके फंक्शन बताने हैं। डिफरेंट जो आर्टरीज और वेन्स यूज़ होती हैं इसमें उनके आपने नेम बताने हैं, कौन सी आर्टरी कौन से पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, कौन सी वेन जो है कौन से पार्ट से ब्लड को वापस लेके आ रही है, और जो वाल्व्स के नेम बताने हैं, कौन सा वाल्व जो है वो कौन सी फंक्शनिंग जो है वो कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आपके क्वेश्चन इंक्लूड है पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आपने बताना है पल्मोनरी का जहाँ पे भी वर्ड आए उसका मतलब है कि इट इज़ रिलेटेड टू लंग्स। तो पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन का जो डिफरेंस आपसे वो पूछा जा सकता है, वो आपने बताना है। फिर हार्ट बीट जो है वो पूछी जा सकती है कि वो इसमें एक कार्डियक सिस्टोल और एक आर्टीरियल सिस्टोल जो है वो इंक्लूडेड होता है। तो हार्ट बीट जो है वो क्या होती है ये आपसे पूछा जा सकता है। इनकी जो डिफरेंट इसमें आपको फिगर्स दिए हुए हैं, ये आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। इसके अलावा और जो टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, इसमें आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज का कंपैरिजन जो है ये टेबल में दिया गया है। तो आपसे पेपर में अगर ये पूछा जाए तो आपने बीजी के कंपैरिजन ही देना है। इसके अलावा